अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम हुए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 3 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में जितने वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए और कितने अभी भी अधूरे हैं? कल हमने अपने प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के फौरी इंसाफ और मयारी इंसाफ की फराहमी, बिला तफरीक एहतसाब, ताकतवर बल्दियाती निज़ाम, अदालती सिविल सर्विस और FBI रिफॉर्म समेत दीगर अहम वादों का तफसीली जायजा लिया था और बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से वादे पूरे हुए और कौन से वादे अभी भी अधूरे हैं। और आज भी हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में किए गए कुछ अहम वादों का जायजा लेंगे, तफसीली जायजा लेंगे, जिसमें तहरीक इंसाफ का जनूबी पंजाब सूबा बनाना, कराची को तब्दील करने, सरकारी इदारों की असर नौ बहाली के लिए वेल्थ फंड का क़याम, तवानाई के चैलेंज पर काबू पाने और मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के वादे समेत दीगर अहम वादे शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में वफाक को मजबूत तर बनाने और जनूबी पंजाब के एहसास महरूमी को कम करने के लिए जनूबी पंजाब के सूबे का क़याम का वादा किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि वो इस हवाले से तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर कौमी इत्तफाक राय कायम करेंगे, जिसके बाद सूबाई और पार्लियामेंट से कानून साजी की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वादा तो किया था, लेकिन हकीकत यह है कि 3 साल बाद भी यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 3 सालों में इंतजामी बुनियादों पर मुल्तान और भावलपुर सेक्रेटरिएट तो कायम कर दिए हैं। जनूबी पंजाब के लिए खसूसी फंड भी जारी किया गया है, मगर अभी तक नए सूबे के लिए किसी किस्म का कौमी इत्तफाक राय नहीं पैदा हुआ है। ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन जमातों से इस बारे में कोई मुशावरत शुरू की है, जबकि अब तक जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए कौमी असेंबली में बिल भी पेश नहीं किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने कुछ अलामती इक़दाम तो किए हैं, सिंबॉलिक मेजर्स लिए हैं, मगर जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का वादा अभी तक नामुकम्मल है। PTI ने अपने मंशूर में यह वादा भी किया था कि अगर सिंध ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया तो कराची की काया पलट देंगे। सिंध में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम नहीं हो सकी, मगर कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 सीटें मिली। मंशूर में कहा गया था कि कराची के पानी की कमी, ट्रांसपोर्ट और सेवेज जैसे मसाइल हल किए जाएंगे और इन वादों की तकमील के लिए वजीर आज़म इमरान खान ने 2019 में कराची के लिए 162 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया। सितंबर 2020 में 1100 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया गया, जिसके बाद से वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ब्लेम गेम जारी है कि कौन कराची के मंसूबों पर कितने पैसे लगाएगा। और इस ब्लेम गेम के नतीजे में हुआ यह है कि अभी तक कराची में कोई भी बड़ा मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। कई डेडलाइन देने के बाद भी K4 ग्रीन लाइन बस और कराची सर्कुलर रेलवे जैसे बड़े मंसूबे ताहाल नामुकम्मल है। बार बार डेडलाइंस दी गई, इसके बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से किए गए वादे अभी तक अधूरे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर में सिनफी बराबरी यकीनी बनाने का भी दावा किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खवातीन की तालीम, सेहत और माशी शोबों में शराकत बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम उठाने का भी वादा किया था। इस हवाले से हुकूमत ने एहसास सेविंग वॉलेट समेत कुछ ऐसे मुस्बत इकदाम लिए हैं जिसके तहत 70 लाख के करीब गरीब खवातीन आसान कर्जे हासिल कर सकेंगी, जबकि एक और स्कीम के तहत खवातीन कारोबार के लिए 5% सूद पर 50 लाख तक कर्ज ले सकती हैं, जिससे यकीनी तौर पर खवातीन की मुआशी शराकत दारी में ज़रूर बेहतरी आएगी। इसके अलावा हुकूमत ने चाइल्ड लेबर, एसिड कंट्रोल, खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम, ज़ैनब अलर्ट बिल और एंटी रेप जैसे कानून बनाए हैं, मगर इन इकदाम के बावजूद पाकिस्तान में सिनफी बराबरी की सूरत हाल माजी के मुकाबले में मजीद खराब हुई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक पाकिस्तान का सिनफी बराबरी में 156 ममालिक में से नंबर 153 का है, यानी इस साल पाकिस्तान की रैंकिंग में 2 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। खवातीन की माशी शराकत और मौके में पाकिस्तान 192, हसूल तालीम में 144वें, जबकि सेहत में 153वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गैप को दूर करने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 136 साल लगेंगे। मंशूर में यह वादा भी किया गया था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक समेत मजीद बेहतर मौके फराम किए जाएंगे, और ये वो वादा है जिसके निफाज के लिए हुकूमत पूरी तरह कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2023 के इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहती है, और यह हक देने के लिए अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद
ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है। इसके अलावा हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्की मईशत में शरीक करने के लिए भी इकदाम उठाए हैं। हुकूमत ने सबसे पहले पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स की स्कीम मुतारिफ करवाई, जो कामयाब नहीं हो सकी, मगर रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने खासी दिलचस्पी दिखाई है और पिछले एक साल में, सिर्फ एक साल में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1.87 बिलियन की सरमायाकारी हो चुकी है। मंशूर में मैन्युफैक्चरिंग शोबे में भी ऐसी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी लाने की बात की गई थी, वादे किए गए थे, जो कि ग्रोथ और रोजगार में इजाफा करेगी। लेकिन हुकूमत के पहले 2 साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में शदीद कमी देखी गई है। साल 2019 में 3.6% की कमी देखी गई, जबकि साल 2020 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 10.2% की कमी देखी गई। मगर पिछले साल हुकूमत ने कई अहम इकदाम उठाए हैं, जिसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर समेत दीगर शोबों में बेहतरी नजर आई है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो तरक्की की शरह है पिछले साल वो 15% का इजाफा दिखा रही थी। इसके अलावा टैक्स छूट और दीगर मराद की वजह से ऑटो इंडस्ट्री में बेहतरी नजर आ रही है और पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का भी आगाज हो चुका है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की बहाली से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे वो कुछ हद तक पूरे हुए हैं, मगर इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। इसके अलावा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पाकिस्तानी मईशत के लिए सफेद हाथी साबित हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि वो इन इदारों को मुनाफा बख्श बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर में वेल्थ फंड के क्याम के जरिए अहम सरकारी इदारों की किस्मत बदलने और उन्हें सरकारी मदाखलत से बिल्कुल आज़ाद करने का भी वादा किया था। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले रेलवेज, PIA, पाकिस्तान स्टील मिल समेत तकरीबन 200 सरकारी इदारों का जो मजमूई कर्जा था वो 1400 अरब रुपए का था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खसारे को खत्म करने की बात की थी, इन इदारों को मुनाफा बख्श बनाने की बात की थी और मलेशिया के खजाने मॉडल की तर्ज पर सरमाया पाकिस्तान के नाम की कंपनी भी कायम की गई। मगर इन इदारों को मुनाफा बख्श बनाना तो दूर की बात है, इन सरकारी इदारों के खसारे में मजीद इजाफा हुआ, इनके कर्ज में मजीद इजाफा हुआ और स्टेट बैंक के मुताबिक इन इदारों पर अंदरूनी और बैरूनी जो कर्जा है वो 1400 अरब रुपए से बढ़कर 2400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। यानी कि बैरूनी और अंदरूनी कर्जा इन कंपनीज का 1000 अरब रुपए से बढ़ा है पिछले 3 साल में। सरमाया पाकिस्तान प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो गया, जिसका इज़हार खुद वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कई बार कर चुके हैं। किसने हमें रोका कि हम ये SOEs जो हैं इनको ठीक ना करें? ये जिस तरीके से चल रही हैं, हम अभी तक 2.5 साल में इनके MDs भी नहीं लगा सके, इनकी मैनेजमेंट भी नहीं चेंज कर सके। ये कैसा मतलब एक किस्म का हमारी परफॉर्मेंस है। तो सरमाया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसी को परसू किया जाए, लेकिन हैविंग सेड दैट इसमें हुकूमत कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। हमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाना होगा बोर्ड्स पे, बोर्ड के ऊपर जो एक एपेक्स बोर्ड बनेगा। ये SOEs जो है ना मिनिस्ट्रीज के बीच में होता है, जो भी आ जाता है वो जब बाहर होता है हुकूमत के वो कहता है कि बहुत बुरा हो रहा है, जब वो आता है तो सारा कंट्रोल उनके पास आ जाता है। 274 अरब का जो लॉस था वो अब रह गया 143 अरब। ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अभी एक हम लोग अच्छा फिर पहले सरमाया पाकिस्तान बन रहा था, वो उसके बाद वो कुछ गायब हो गया। वजीर खजाना शौकत तरीन सरकारी इदारों के बेहतर ना होने की नाकामी का एतराफ़ कर रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के तवानाई चैलेंज को हल करने का भी वादा किया था, जिसमें सबसे अहम वादा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को खत्म करके गर्दिशी कर्जे पर काबू पाना था। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वादे में नाकाम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान में जो गर्दिशी कर्जा है वो 1150 अरब रुपए था, जो अब बढ़कर 2300 अरब रुपए हो चुका है, जबकि लाइन लॉसेस में इजाफा और रिकवरी में कमी देखी गई है। हुकूमत सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी और इनकी रीस्ट्रक्चरिंग में भी नाकाम रही है और इनके खसारे में कोई कमी नहीं कर सकी है। मगर 3 सालों में बिजली की तरसीलात निज़ाम में बेहतरी जरूर आई है और अब मुल्क में 24,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की तरसील की जा सकती है, जो 2018 में तकरीबन 21,000 मेगावाट तक महदूद थी। इसके अलावा हुकूमत ने बिजली की पैदावारी कीमत में कमी लाने की भी कोशिश की है, जिसके लिए IPPs के साथ मुआहदे किए गए। हुकूमत ने दावा किया है कि इन मुआहदों के तहत हुकूमत अगले 20 सालों में 840 अरब रुपए की बचत कर सकेगी। इसके अलावा मंशूर में टेक्सटाइल सेक्टर को नई जिंदगी देने और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के हवाले से भी वादा किया गया है। हुकूमत ने इस वादे को पूरा करने के लिए 3 सालों के दौरान एक्सपोर्ट सेक्टर को कई मराद दी। रुपए की कदर में 30% की कमी हुई और पिछले 1 साल में
टेक्सटाइल सेक्टर में 2 से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी हुई है, लेकिन इन इकदाम के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में तो इजाफा देखा गया है, जो कि 2018 के मुकाबले में बढ़े हैं। 2018 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 13.53 बिलियन डॉलर के थे, जो अब बढ़कर 15.4 अरब डॉलर पर पहुंच चुके हैं। मगर टेक्सटाइल के अलावा मजमूई तौर पे पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स है उसमें खातिर खा इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान के जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे वो 24.76 बिलियन डॉलर थे, जिनमें सिर्फ 900 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और अब हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स 25.63 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। और अब हुकूमत ने हैरानकुन तौर पे अगले साल का टारगेट 32.5 बिलियन डॉलर तक रखा है। एक्सपोर्ट का टारगेट 32.5 बिलियन डॉलर है, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल में अगर एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 900 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है तो इस एक साल में 7 बिलियन डॉलर का इजाफा कैसे होगा। इसके अलावा ज़राअत के शोबे को मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर में इस शोबे की तरक्की के लिए अहम दावे किए थे और ख़ास तौर पर कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाने का काफ़ी जोर दिया था। मगर पिछले 3 सालों से कपास की पैदावार में मुसलसल कमी नजर आ रही है। 2018-19 में जो कॉटन प्रोडक्शन है, कपास की प्रोडक्शन, वो 98 लाख बेल्स तक थी, जो पिछले साल गिरकर 70 लाख बेल्स पर आ गई है। इस दौरान हुकूमत ने ज़राअत के शोबे के लिए किसान कार्ड समेत दीगर सब्सिडी प्रोग्राम्स का ऐलान भी किया है। किसानों के लिए कर्ज का जो हदफ है वो इस साल 1200 से बढ़ाकर 1500 अरब रुपए कर दिया गया है। मगर चावल, गंदम और गन्ने और मकई की पैदावार में इजाफे के बावजूद तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि हम कपास, गंदम और चीनी जैसे 3 अहम इजनास एक साथ दरामद करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि प्रोडक्शन में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये कमोडिटीज इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत को ज़राअत की तरक्की के हवाले से वादे पूरे करने के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। तालीम के शोबे पर इमरान खान की खास तवज्जो रही है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसकी अहमियत दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में यकसा तालीमी निज़ाम पर तो पेशरफ्त हुई है, लेकिन बच्चों को स्कूल में इनरोलमेंट के हवाले से कोई खास पेशरफ्त नजर नहीं आई है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 5 साल से तक की उम्र के बच्चे 35% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वज़ीर आज़म इस बात पर जोर देते रहे हैं कि स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़ाई जाएगी। ये तादाद अब भी तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख बनती है, यानी कि 2 करोड़ 28 लाख बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में एक वादा आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराम करने के लिए भी किया गया था। इस वादे की तकमील सेहत कार्ड के जरिए की जा रही है। जिस शख्स के पास सेहत कार्ड होगा वो सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो पहला सूबा है जहां तमाम खानदानों को सेहत कार्ड फराम किया जा चुका है, यानी कि 67 लाख खानदान को ये सहूलत दी जा चुकी है। पिछले साल सेहत कार्ड की मद में 18 अरब रुपए रखे गए थे, जबकि इस साल 23 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पंजाब के 86 लाख खानदानों को यह सहूलत मुयस्सर की जा चुकी है। पंजाब के बजट में 80 अरब रुपए की रकम सेहत कार्ड के लिए मुख्तस की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में यह भी कहा गया था कि जो नौजवान हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है, उनके लिए रोजगार देना है, जिसके लिए 2 अहम स्कीम्स मुतारफ करवाई गई। इस साल कामयाब पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत ये कहा गया है कि अगले 3 सालों में 1600 अरब रुपए दिए जाएंगे कम कर्जे के ऊपर। और इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसका आगाज 2019 में हुआ था और ये कहा गया था कि नौजवानों को इस प्रोग्राम के तहत 100 अरब रुपए दिए जाएंगे, उसमें से अब तक 16.5 अरब रुपए, सिर्फ 16.5 अरब रुपए नौजवान प्रोग्राम में दिए गए हैं, जिसके वजह से ये कहा जा सकता है कि अभी सोशल सेक्टर के हवाले से काम तो बहुत हुआ है, लेकिन इस पर मजीद काम करना बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के हवाले से कुछ नुकात हमने आपके सामने रखे हैं। कितने इनमें से मुकम्मल हुए, तहरीक इंसाफ किस हद तक मुतमईन है। एक ब्रेक के बाद असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले मैनिफेस्टो की तफसीलात हमने आपके सामने रखी, किस हद तक इस पर कामयाबी हुई है या नहीं हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि जो मंशूर तहरीक इंसाफ का बना था, चाहे 2013 का हो या 2018 का हो, उसमें आपका भी कलीदी किरदार था। और ये जो मंशूर है रिफ्लेक्ट करता है जो वजीर आज़म इमरान खान की एक सोच थी कि मैं आऊँगा तो इस्लाहात लेकर आऊँगा। तो क्या आपको लगता है कि इन 3 सालों में आप वो इस्लाहात लाने में कामयाब हुए हैं, या आपको लगता है कि ज्यादातर वक्त तहरीक इंसाफ का डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने में ही गुजर गया है?
देखिए, जो रिफॉर्म्स मेंशन की गई थी मंशूर के अंदर, जिन बातों का जिक्र किया गया था कि इस्लाहात करनी है, मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादातर जब हम तफसील के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि उनमें से ज़्यादातर के ऊपर काम तो ज़रूर हुआ है। उसमें से कुछ में पेशरफ ज़्यादा हुई है, कुछ में पेशरफ कम हुई है, लेकिन ये भी दुरुस्त बात है कि जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा हुकूमत को, तो वो इतनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बिल्कुल खड़े हो जाते थे। पिछला जो इलेक्शन हुआ 2018 का, उससे अगर आप 6 माह पहले भी जाएं तो मईशत जो है वो इतने खतरनाक हालात में नहीं थी। वो बिल्कुल जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता रहा, वो बिल्कुल ही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द व्हील्स केम ऑफ, और 2-2 अरब डॉलर के खसारे होने शुरू हो गए और बिल्कुल एक डिफॉल्ट का थ्रेट किया, रोजाना की बुनियाद पर डिफॉल्ट करने शुरू हो गए। अच्छा, उसके बाद चंद माह गुजरे थे, थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई हमारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्रेडिट डिफॉल्ट, स्वैप रेट्स बेहतर होने शुरू हो गए, पीआईबीज बिकने शुरू हो गए। तो मोदी साहब ने कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, बालाकोट हो गया। उसके बाद मईशत दोबारा जरा सेटल हुई थी अगले साल, तो 1 सेंचुरी का सबसे बड़ा पेंडेमिक ने दुनिया को हिट कर दिया और ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान को भी हिट कर दिया। और अभी हम पेंडेमिक से निकले भी नहीं थे पूरी तरीके से, तो अभी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में कैसे हो रहा है। तो ये तो कोई शक नहीं उसमें कि ये तमाम चैलेंजेस जो हैं उनसे निपटने के लिए वज़ीर आज़म का, काबीना का बहुत टाइम लगता है। और उस 100% इनमाक के साथ कि सिर्फ रिफॉर्म एजेंडा पे काम किया जाए, वैसे हालात नहीं रहे। और क्या आपको ये भी लगता है कि जो रिफॉर्म एजेंडा है वो इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स को एक साथ ही डाल दिया गया था अपने 5 साल मंशूर में? जैसे मिसाल के तौर पे जब पीएमएल आई थी तो उनके 2-3 फोकस थे कि एनर्जी सेक्टर पे काम करना है, टेररिज्म में कमी लानी है, इन्फ्लेशन नहीं होने देनी, ये 2-3 उनके बुनियादी प्रायोरिटीज पे थे। आप लोगों ने बहुत सारे इश्यूज को अपने प्रायोरिटी बना दिया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि फोकस तकसीम हो गया और मुकम्मल तौर पे काम नहीं हो सका चीज़ों पर। ऐसा नहीं है शहजाद, अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो तकरीबन हर पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो तमाम जो अहम नुकात होते हैं मुल्क के, उसको कवर करने की कोशिश करता है। और सिर्फ फ़र्क ये रहा है, इमरान खान जो है वो एक इंतहाई मेहनती वज़ीर आज़म है और वो सुबह से रात तक भी लगे रहते हैं, वीकेंड पे भी लगे रहते हैं। वो ना खुद इंतजार आराम करते हैं, ना वो अपनी टीम को आराम करने देते हैं। तो उसकी वजह से ये ज़रूर है कि कई लोगों ने हमें ये कहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप 3 साल की ये प्रोग्रेस देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि वो जो सारी मेहनत है उसकी वजह से कई एरियाज़ के अंदर, कई अहम एरियाज़ के अंदर आपको बहुत बड़ी पेशरफ भी नज़र आती है। सही, अब बारी बारी इन पे बात करते हैं। स्ट्रेंथनिंग द फेडरेशन, इसके हवाले से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची का एक मैनिफेस्टो में आपका नुक्ता था, और क्योंकि आप डायरेक्टली इसको खुद देख भी रहे हैं, 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, फिर 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन जो बड़े मंसूबे थे वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, बल्कि काम उसमें बहुत बाकी है। मिसाल के तौर पे K4 का मंसूबा है, KCR जो है उसका मंसूबा है, और इवन जो ग्रीन लाइन बस सिस्टम है उसके हवाले से तो आपके अपने कई स्टेटमेंट मौजूद हैं कि ये 2020 में मुकम्मल हो जाएगा, फिर 2021 के इब्तिदा में मुकम्मल हो जाएगा, और फिर अब आपने कहा कि 2021 के अक्टूबर में ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट्स जो वफाक ने अपनी जिम्मेदारी ली थी उसमें मुसलसल ताखीर नजर आ रही है। अच्छा नहीं, ये ग्रीन लाइन वाला आपको किसी ने शायद गलत बोल दिया है। 2020 के मार्च में जाके तो फाइनली सिंध हुकूमत का और SIDCL जो कंपनी ये वफाक की काम कर रही है उनका फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो वो तो 2020 में कोई मुकम्मल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी उम्मीद ये थी कि ये शायद अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। जुलाई के एंड में, अगस्त के पहले हाफ में उम्मीद थी कि ये हो सकता है, लेकिन कोविड की वजह से कोई चाइना के अंदर भी काम के अंदर थोड़ी सी स्लो हुआ था, तो बसेस की डिलीवरी जो है उसके अंदर थोड़ी सी ताखीर हुई है। अब वो अक्टूबर की बात हो रही है, तो हाँ, दो महीने का आप कह सकते हैं उसके अंदर आया। दूसरे जो है देखें, ये बड़ी मज़े की बात है, जब आप बड़े मंसूबे करने के लिए जाते हैं ना, तो बड़े मंसूबों की मंसूबा बंदी जो है वो भी बहुत टाइम लेती है। लेकिन आपको जो 625 अरब रुपए वफाक ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर कमिट किए और उसमें 5 बड़े मंसूबे थे, उन सब के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। 2 के ऊपर ज़मीन पे काम हो रहा है, जिनमें से एक तो मुकम्मल होने जा रहा है, ग्रीन लाइन जो है। दूसरा जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का औरंगी, गुज्जर
और महमूदाबाद वाला जो है उसके अंदर बेतहाशा पेशरफ्त हो चुकी है। महमूदाबाद सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है और अगले साल जून तक ये मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट। उसमें तमाम जो 30 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें बन रही हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनने हैं, सीवेज लाइन्स डलनी है, वो सारा मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से K4 KCR इंशाअल्लाह ताला अगले साल इनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। उनकी सारी प्लानिंग स्टेज, इस वक्त इंजीनियरिंग और डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग का काम जो है वो फाइनल स्टेजेस के अंदर है और अगले साल फिजिकल काम शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जब आप 5 साल ख़त्म करेंगे तो आप ये मानेंगे शहजाद इंशाअल्लाह ताला ये काम ये पाँचों जब हम कर जाएंगे कि पिछले 30 साल जो 1988 से 2018 तक 30 साल गुजरे उसमें 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत आई और 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत आई। और शायद इन 6 दौर को मिला लिया जाए तो कराची में वफाक ने इतना काम नहीं कराया होगा जितना सिर्फ इस एक दौर के अंदर तहरीक इंसाफ करा लेगी। और आप इस बात पर कायम रहेंगे, ये तो नहीं होगा कि बाद में फिर ब्लेम गेम होगा सिंध हुकूमत की जानिब से वफाक पर, वफाक की जानिब से सिंध पर, कि हमें काम नहीं करने दिया गया? देखिए, कुछ मंसूबे ऐसे ज़रूर गुजरे हैं। जिस तरीके से हैदराबाद में फेडरल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर सिंध हुकूमत ने काम नहीं करने दिया। लेकिन ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के जो 5 मंसूबे हैं, आपने अक्सर मुझे इंटरव्यू किया है और आपने कभी भी मुझसे नहीं सुना होगा कि इसमें कोई भी ताख़ीर मैंने सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम किया हो। अभी मैंने आपके सामने तज़िया पेश किया। तो अभी तक ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर मुझे कोई शिकायत नहीं। सही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये नुक्ता जो है इस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हुआ है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसके अलावा इसी चैप्टर में आप लोगों ने कहा था कि साउथ पंजाब को जो है वो प्रोविंस बनाएंगे। इलेक्शन से पहले कई रहनुमा आपकी पार्टी में शामिल हुए इस वादे पर कि साउथ पंजाब को सूबा बनाएंगे। सेक्रेटरीट तो 2 बना दिए गए हैं साउथ पंजाब में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस 5 साल में आप साउथ पंजाब का सूबा बना सकेंगे, क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ ने इसका बिल भी टेबल नहीं किया है नेशनल असेंबली में। देखिए, ये जो होगा ना, इसके ऊपर जो वोट हो के एक्चुअल आपने लीगल स्टेप लेना है सूबा बनाने के लिए, वो होगा ही एंड ऑफ द टर्म के ऊपर। 20 टर्म में आप ये काम कर नहीं सकते। आपको पता है कि पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि जहाँ पे वफाक में तमाम सूबों में एक ही वक्त के अंदर इलेक्शन होते हैं और जाहिर है जब सूबा बाइफरकेट किया जाएगा तो फिर तो नया इलेक्शन कराने पड़ेंगे ना। तो वो 20 टर्म में नहीं हो सकता। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स थे उसके लिए इकदाम थे, जैसे आपने खुद ही कह दिया कि वो सेक्रेटेरिएट भी कायम कर दिया गया, भालपुर में भी दफ्तर बन गया, मुल्तान के अंदर भी बन गया, लोगों की वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स भी हो गई हैं और लोगों को हर चीज़ के लिए लाहौर जाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फाइनल स्टेप है उसका सूबे का, वो टेस्ट हमारा यही होगा कि इस टर्म को ख़त्म करने से पहले क्या लेजिस्लेशन करवा लेंगे ताकि अगला इलेक्शन जो हो उसमें जनूबी पंजाब के लिए एक अलग सूबे के तहत इलेक्शन कराया जाए। लेकिन असद उमर साहब, इसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी सूबाई असेंबली में भी, कौमी असेंबली में भी, जिसके लिए ज़रूरी होगा कि अपोजिशन पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ले। लेकिन ये मरहला भी शुरू भी नहीं हुआ है। अगले साल तो तमाम तैयारियां मुल्क में हो रही होंगी अगले इलेक्शन के लिए। उस वक्त कौन आपके साथ बैठ के सूबा बनाने के लिए कानून साजी में शरीक होगा? एक्चुअली टाइम तो वही होगा ना, टाइम तो वो होगा जिस वक्त ये किसी को नहीं पता कि कौन अगली हुकूमत बनाएगा और सबका ख्याल ये होगा कि उम्मीद यही होगी कि वो बनाने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, फाटा का जो पाकिस्तान के अंदर बाकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतज़ाम किया गया है उसका जो काम है वो आखिरी माह जो था मई 2018, जो उस असेंबलियों के और उस हुकूमत का आखिरी महीना था, उसके अंदर फाइनल जाके वो लेजिस्लेशन हुआ था। और वही मंतकी वक्त ये बनता है कि जिस वक्त आप अगली फ्रेश इलेक्शन के लिए जा रहे हो उस वक्त ये लेजिस्लेशन की जाए। तो आप पर उम्मीद है कि अगले इलेक्शन से पहले साउथ पंजाब सूबा बन जाएगा? जी बिल्कुल। मेरे इस वक्त जो मैं आपको बता दूं इस वक्त बहस क्या चल रही है। इस वक्त बहस ये नहीं चल रही कि साउथ पंजाब का एक अलग सूबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस वक्त बहस ये चल रही है कि एक सूबा होना चाहिए, 2 सूबे होने चाहिए। एक राय ये पाई जाती है कि 2 सूबे होने चाहिए। भालपुर क्योंकि वो एक पुरानी स्टेट थी, उनका अपना ये मानना है कि हमारा तो भालपुर एक अलग होना चाहिए और बाकी एक मुल्तान डिवीज़न या जो भी आप उसका नाम रखना चाहें वो एक अलग सूबा हो। और कई लोगों का ये ख्याल है कि वो एक ही सूबा हो। तो वो देखें आखिर में क्या उसके ऊपर फैसला होता है। लेकिन ये राय, अलग इसको आप राय कहे या तनाज़ा कहे, ये पुराना है और इसी वजह से ये एक डेडलॉक है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
मेरे ख्याल में ये इस वजह से नहीं, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी ने, आई गेस पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं कर सकी होगी कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून नहीं सपोर्ट करने को तैयार होती। इसकी जो आपको पता है जो मंतकी सियासी तौर पे जो अपोजिशन बनेगी वो कहेंगे ये नहीं, लेकिन जिसको वोट डालने की बात आएगी वो आएगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्योंकि वो पंजाब को उनका पावर बेस है, पंजाब के बाहर तो उनको सीट्स को बहुत ही कम मिलती हैं, ना होने के बराबर मिलती हैं, और वो पंजाब जो है वो पूरा एक इंटैक्ट ना रहे, वो उसमें भी डिवीजन हो जाए, तो पॉलिटिकली ये उनको सूट नहीं करता। तहरीके इंसाफ को इसमें क्या नुकसान हो सकता है, या इवन मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी को कोई इससे नुकसान नहीं है। सही है। असद साहब आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से जो आपके मैनिफेस्टो में नुकात हैं उन पर बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स आपने कहा था कि हम बढ़ाएंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएंगे। आपके हुकूमत आने के बाद तकरीबन 35% डीवैल्यूएशन हुई है रुपए में, और उसके बाद एक उम्मीद की जा रही थी कि शायद एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा उस तरीके से, लेकिन 2018 के मुकाबले में तकरीबन $900 मिलियन के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। जब 2018 में हुकूमत गई नून लीग की, उस वक्त 24.7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी। आज हमारी एक्सपोर्ट्स खड़ी हुई है 25.6 बिलियन डॉलर पे, यानी कि मैसिव डिवैल्यूएशन के बाद भी आप लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, अगर आप डिवैल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो 2008 और या 2010-11 अगर मैं ले लूं, 2010-11 से लेके आप 2018 का पीरियड देखें तो उसके अंदर जो डिवैल्यूएशन हुई थी वो इस 35% से भी ज़्यादा थी, और एक्सपोर्ट जो है वो 2010 में जितनी थी उससे कम थी। तो डिवैल्यूएशन से अगर सिर्फ एक्सपोर्ट हो सकती होती तो वो उस वक्त भी एक्सपोर्ट बढ़ जाती, वहाँ पे तो कम हो गई। ये भी जैसे आपने खुद कहा कि जो एक्सपोर्ट हुई है ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है, और 2010 के बाद से हमारी एक्सपोर्ट जो है नीचे गई थी, उसके बाद से रिवर्सल शुरू हुआ है। लेकिन एक अहम चीज़ इसका आपने जिक्र नहीं किया शहजाद, आप उस तनाजुर में जब देखेंगे तो शायद आपको ये कारकर्दगी उससे भी बेहतर नजर आएगी। वो ये है कि दुनिया की मईशत सुकड़ी है कोविड की वजह से। आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स कम हो गई, किस तेजी से उनकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बढ़ रही थी, न सिर्फ बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई हैं। उस माहौल के अंदर जहां दुनिया की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक की है कोविड की वजह से, तो पाकिस्तान ने एब्सोल्यूट एक्सपोर्ट्स जो है उसके अंदर भी इजाफा किया है, और अपना शेयर जो है एक्सपोर्ट का उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ही काबिल कदर परफॉर्मेंस रही है। और ये है, आपने जिन नंबर्स का जिक्र किया, ये है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, यानी वो प्रोडक्ट्स यहाँ से जो एक्सपोर्ट की जाती हैं। अगर आप सर्विसेज के अंदर आप देखें तो उसी मैनिफेस्टो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने हाईलाइट किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। टेक्सटाइल को प्रोडक्ट्स में किया था और सर्विसेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किया था। एक्सपोर्ट टेक्सटाइल आपने खुद एक्नॉलेज कर लिया, 47% का इजाफा हुआ है आईटी एक्सपोर्ट्स में पिछले साल। और ये वो एक्सपोर्ट्स हैं जो 1 से 1.4 अरब डॉलर बहुत सालों से फंसी हुई थी, और वो 2.1 अरब डॉलर पे पहुंची हैं। और इस हमें कॉन्फिडेंस है कि इंशाअल्लाह ताला 3 अरब डॉलर का नंबर ये क्रॉस किया जाएगा। और ये इंडस्ट्री की एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनको पिछले हफ्ते 10 दिन पहले बुलाया गया था, इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई। ये उनका अपना तखमीना है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल जो है वो 3 अरब डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी, यानी कि इस 2 साल के अरसे में आईटी एक्सपोर्ट्स 2 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सब 2 चीज़ें, एक तो आपने कहा 2010 के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी नजर आई है, लेकिन 2011 में और 2014 में हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा के थे, यानी कि ऑलमोस्ट उसी सतह पे हैं थे जिस पर आज है। इसके अलावा बांग्लादेश ने 2019 में 40 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की। कोविड ईयर में उनकी एक्सपोर्ट्स में 7 बिलियन डॉलर की कमी नजर आई, मगर पिछले साल फिर 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स उन्होंने बढ़ा ली है, यानी कि बड़ी तेजी से पिछले साल इजाफा नजर आया है उनकी एक्सपोर्ट्स में। तो यानी कि ये ट्रेंड उनके हक में है। तो अगर हमने शेयर लिया भी है, शेयर हम बरकरार रख सकेंगे या नहीं, ये एक अहम सवाल है। जरा दोबारा रिपीट कर दें बांग्लादेश के नंबर। पहले पाकिस्तान का मैं आपने कमेंट कर दिया, जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट थी, बट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट पिछले साल हुई है। तो ये हकीकत है कि हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है वो स्लाइटली डाउनवर्ड डिक्लाइन की तरफ थी। बीच में एक साल कोई अच्छा होता था, फिर साल 2-3 खराब हो जाते थे। तो ये इस साल जो हमने ट्रेंड एस्टैब्लिश किया है ये रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का, ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है। और इस साल का जैसे आपने शुरू देखा है, आपने पहला महीना देखा है, जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ शुरू हुई है, आपने देखा इंशाअल्लाह ताला इस साल तो बहुत ही वाज़े रिकॉर्ड कायम होगा पिछली दफा। अब बांग्लादेश के जरा नंबर रिपीट कर दें। आपने कहा पहले साल में 7 अरब डॉलर की कमी और दूसरे साल में 5 अरब डॉलर का इजाफा, यही नंबर बताया ना आपने? जी। तो यानी 2 बिलियन डॉलर्स अभी भी उनकी एक्सपोर्ट्स कम है बनिस्बत जहां 2 साल पहले थी। और आप हमारी एक्सपोर्ट्स देख लीजिए, हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है। ये जो डिफरेंस है ना परफॉर्मेंस का,
ये 20 साल में पहली दफा हो रहा है, ये 20 साल में पहली दफा हो रहा है कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट नीचे गई है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऊपर गई है। वरना इस सारे पीरियड के अंदर उनकी सिर्फ इजाफा नहीं हो रहा था, तेजी से इजाफा हो रहा था और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट या रुकी हुई थी या नीचे जा रही थी। इसीलिए मैंने सवाल इस हवाले से किया था कि क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा अगर बांग्लादेश भी अब कोविड से रिकवर करके मार्केट्स खुल रही है, तो क्या वो ट्रेंड उनके हक में रहेगा या हमारे हक में रहेगा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस साल का जो टारगेट है अभी जो तय किया गया है वो $32.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का, ये गुड्स की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, ये कैसे होगा? $7 बिलियन की एक्सपोर्ट्स एक साल में बढ़ाना, अच्छा, ये तो नामुमकिन सी बात दो मुख्तलिफ टारगेट है, दो मुख्तलिफ टारगेट हैं। एक तो जिसको मैं कहूँगा स्ट्रेच टारगेट है कि हमने पूरी मेहनत करनी है और जो पूरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिया गया है वो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है कि हम टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी अचीव कर पाएंगे अगले साल, या करने की कोशिश करनी है। वो नंबर जो है वो गुड्स और सर्विसेज का मिला के $38.7 अरब है। इस साल $31 बिलियन थी, $6.7 अरब के इजाफे की कोशिश की जा रही है, जो कि 20% से भी ज़्यादा इजाफा है। तो बहुत बड़ा एक मुश्किल टारगेट सेट किया है हुकूमत ने, अपने लिए एक चैलेंज लिया है कि हमने कोशिश करनी है। लेकिन अगर आप एक मीडियन फोरकास्ट पूछेंगे कम से कम इस वक्त हमें ग्रोथ कितनी अचीव करनी चाहिए, तो वो $35 बिलियन। तो ये मैं कंबाइंड की बात कर रहा हूँ, मर्चेंडाइज की और सर्विसेज की मिला के। और अगर हम 35 भी कर लेते हैं तो वो 35 जो है वो भी तकरीबन 12% इजाफा होगा इस साल के अंदर, वो भी एक वाज़ेह रिकॉर्ड होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। आप लोगों ने कहा था सर्कुलर डेट में कमी लेकर आएंगे, लेकिन सर्कुलर डेट इन 3 सालों में डबल से ज्यादा हो गया। जब आप आए थे 1150 अरब रुपए था, अब 2300 अरब रुपए हो चुका है। और जो फर्दर कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उससे लगता है कि ये ट्रेंड में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो काम आप लोग कर सकते थे, मिसाल के तौर पे जो लाइन लॉसेस में कमी है या जो चोरी होती है उसमें कमी लाकर आप जो मामला हैंडल कर सकते थे, जो डिस्कोस को आप रीस्ट्रक्चर करके या प्राइवेटाइज करके जो मामला हल कर सकते थे, वो करने में भी आप नाकाम रहे। अच्छा, पहली बात तो ये बहुत शुक्रिया आपने कि ये सवाल पूछा। इसके ऊपर इतनी गलत फहमी और इतने गलत जाविये से देखा जाता है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मसलन जीडीपी, मईशत का हुजम जो है, अगर मेरा मईशत का हुजम जो है वो पहले साल में 1.9% इजाफा था ना, तो वो इजाफा था, यानी वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट पाकिस्तान की जीडीपी थी। लेकिन आप सब कहते थे और दुरुस्त कहते थे कि मईशत की रफ्तार में कमी आ गई है, क्योंकि ग्रोथ जिस रेट से हो रही थी वो रेट कम था। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल डेट होता है या इंटरनल डेट भी जो होता है, उनको आप जो मेजर करते हैं वो स्टॉक से नहीं मेजर करते, यानी एब्सोल्यूट लेवल से नहीं उसको मेजर किया जाता। साल के अंदर तब्दीली कितनी आ रही है उसको देख के देखा जाता है कि ये बेहतरी है या नहीं। तो अगर जीडीपी ग्रोथ मेरी एक साल 3% थी और अगले साल 2% हुई, तो हालांकि मईशत ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन सब ये कहेंगे कि मईशत की तरक्की की रफ्तार कम हो गई है। अब आ जाए सर्कुलर डेट के ऊपर। सर्कुलर डेट के अंदर आखिरी साल जो मुस्लिम लीग नून का था, एक साल के अंदर 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट में गर्दिशी कर्जे के अंदर इजाफा हुआ था। और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि वो तो 450 अरब रुपए सालाना पर छोड़ के गए थे एक साल के अंदर। साथ ही जिस तरीके से फिक्स पेमेंट्स, यानी बिजली इस्तेमाल करो या ना करो, जो पेमेंट करनी थी उसमें इस 3 साल के अंदर कोई 600 अरब रुपए का सालाना का मजीद इजाफा हो गया। तो खतरा यह था कि ये सर्कुलर डेट 450 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा एक साल में बढ़ा है, इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन असल में हुआ क्या, पिछले साल में 130 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जों में इजाफा हुआ, जो ये साल हमारा खत्म हुआ है जून 30 को। यानी जो 450 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था एक साल में, वो 130 अरब रुपए पे ले आ गया। 320 अरब रुपए की कमी की गई, जैसा कि मंशूर में वादा किया गया था वो हमने करके दिखाया है। और ये कैसे हुआ है, इसमें एक नहीं, जो आपने लाइन लॉसेस की बात की, ट्रांसमिशन लॉसेस के अंदर बेहतरी आई है। ये बेस्ट नंबर्स हैं पिछले कई साल के। रिकवरी जो है, जो पैसे जो पेमेंट्स के ऊपर जो बिजली भेज देते हैं और फिर रिकवर नहीं कर सकते, उसके अंदर तो खातर खा आपको इजाफा नजर आया है। इसी तरीके से आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएशन करके रेट ऑफ रिटर्न कम किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है, जो इनएफिशिएंट प्लांट्स थे उनको बंद किया गया है। एक पूरी सीरीज है स्टेप्स की, जो एलएनजी का मस्ट रन था उसको खत्म किया गया है। इन 3 साल का अगर आप एवरेज लेते हैं सर्कुलर डेट का, तो वो तकरीबन 1150-1200 अरब रुपए बनता है, जिसका मतलब साल में 400 अरब रुपए है। और उमर अयूब साहब जो कि वफाकी वजीर थे एनर्जी के, उन्होंने कहा था 2020 तक हम इसको सिफर कर देंगे सर्कुलर डेट को। लेकिन शायद वो सिर्फ दावे थे और वादे थे, ऐसा हुआ नहीं है।
अच्छा, जो लिखा हुआ था मंशूर में वो आपने पढ़ के सुना दिया। वो मंशूर जो है जाहिर है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का पास करदा मंजूर शुदा मंशूर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको ओन करते हैं, उन्होंने ही उसको रिलीज किया था। एक इनफरादी वजीर की क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, मेरे ख्याल में वो सानवी अहमियत रखती हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम इस गर्दिशी कर्जे की जो रफ्तार है इसको कम कर देंगे, वो हमने करके दिखा दिया। ये एवरेज जो है, आप ये भी मानेंगे, जाहिर है आप मईशत को समझते हैं, ये इतने बड़े बड़े जो चीजें होती हैं। वो क्या कहा था अपने मिफ्ता की जो स्पीच थी, अगर आपको याद हो, फेमस स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जब मैंने कहा कि ये करंट अकाउंट का खसारा जो है कितना बड़ा नुकसान तबाही आ रही है मईशत में, उन्होंने कहा असद साहब सही कह रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक है, टाइटैनिक को मोड़ने में टाइम लगता है। तो इस टाइटैनिक को भी जो है ना मोड़ने में टाइम लगता है। शुरू में तो इजाफा हुआ, अगर आपको याद हो, वो 450 अरब रुपए से बढ़ के एक साल के अंदर 560 अरब रुपए तक फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 रोज पहले ही कराची में ये कहा है कि मजीद 5 से 7 साल लग सकते हैं हमें इस एनर्जी सेक्टर को ट्रैक पर लाने के लिए। असद साहब, लेकिन क्योंकि आप एनर्जी की जो कैबिनेट कमेटी है उसको भी आप हेड करते हैं, एलएनजी के हवाले से कहा था कि टर्मिनल्स बनाएंगे, पाइपलाइन का मामला था, ये 3 साल बाद जाके अब मुआहदे हुए हैं और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आप लोगों का टारगेट है कि 2023 में ये मुकम्मल हो जाएंगे, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा डिले हुआ है। सही सही। अच्छा, पहली बात तो जो आपने पहले कमेंट किया ना कि 7 साल लगेंगे, जैसे आपने कहा मैं कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का चेयरमैन हूं, तो मैं आपको जरा हकाइक आपके सामने रख दूं। मैंने गर्दिशी कर्जों की बड़ी तफसील से बात कर दी। 450 अरब रुपए जो साल में नुकसान हो रहा था वो कम करके 130 अरब रुपए पे ले आए, 320 अरब रुपए सालाना बचे। ये कोई छोटी चीज नहीं है। उसके अलावा बिजली जितनी प्रोड्यूस हुई वो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। वो ज्यादातर मंसूबे जो है वो पुराने चल रहे थे, तो ये क्रेडिट तो पिछली हुकूमत का बनता है कि वो बिजली कारखाने ज्यादा थे जिससे बिजली पैदा की जाए, लेकिन वो ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं बना के गए थे। वो ट्रांसमिशन सिस्टम जो पिछले 3 साल में इंक्रीज किया गया है, उस ट्रांसमिशन सिस्टम की वजह से आज हम रिकॉर्ड बिजली पैदा करके तरसील कर पा रहे हैं। सो बिजली ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, नुकसान कम हो रहा है, ट्रांसमिशन लॉसेस कम हुए हैं, रिकवरीज बेहतर हुई हैं, पॉलिसी रिफॉर्म हुआ है, जो फिक्स पेमेंट्स करनी है उनमें कमी की गई है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है अगले 3 साल में। अगले 7 साल में इंशाल्लाह ताला और बेहतर हो जाएगी। जहां तक आपने बात की एलएनजी की, जैसे आपने बताया, देखें इसमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी होती हैं। एक से ज़्यादा मुल्क इसमें इंटरेस्टेड थे गैस पाइपलाइन के मंसूबे के अंदर। खैर आखिरकार वो फैसला हो गया। उस फैसले के मुताबिक रूस की कंपनी जो है उसके साथ मुआहदा होने जा रहा है, एमओयू उसके कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अगले साल जो है इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा, पाइपलाइन के ऊपर, गैस पाइपलाइन के ऊपर। और जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स की लिंक्ड है इन अ वे इसी पाइपलाइन के साथ, क्योंकि वो कैपेसिटी जब आएगी तो उन्होंने तरसील तो मोस्टली नॉर्थ में करनी है ना, ज्यादातर जो डिमांड का शॉर्टेज है वो तो नॉर्थ के अंदर है, इसलिए वही उसी के साथ लिंक इंशाल्लाह ताला टर्मिनल्स भी आगे तो इसमें ताखीर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से कई तकारीर आपकी भी मौजूद है। जब आप ऑपोजिशन में थे कि हम आएंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, जब आप आए सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाई गई कि इनको रीस्ट्रक्चर करेंगे, फिर देखना है कि कौन सी कंपनी को मुनाफा बख्श बना सकते हैं, किसको प्राइवेटाइज करना है। क्या है कि 2018 में जब आप लोग आए थे तो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक जो डेट था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो तकरीबन 1400 अरब रुपए का था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, और अब वो बढ़ के 2400 अरब रुपए हो चुका है। यानी कि मुनाफा बख्श बनाने तो बहुत दूर की बात, 1000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट में इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। तो और खुद शौकत तरीन साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कई मरतबा कि सरमाया पाकिस्तान मॉडल बड़ा अच्छा था लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी और हम उसको कामयाब करने में नाकाम रहे। अच्छा, इसके अंदर सरमाया पाकिस्तान का, जैसे मैं बता दूं, हम आते ही सरमाया पाकिस्तान की लेजिस्लेशन भी हुई, कैबिनेट अप्रूवल भी हुई, उसके बाद वो कंपनी भी बना दी गई, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया, पाकिस्तान के बेहतरीन नाम उसके बोर्ड के अंदर शामिल किए गए। और उसके बाद जो है हमने जो सीईओ की अगली मीटिंग होनी थी जिसके अंदर सीईओ का इश्तहार अप्रूव होना था और हमने रिक्रूटमेंट की तरफ जाना था, पूरा स्ट्रक्चर प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया था, एक कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस बना दी गई थी। लेकिन उसके बाद हफीज शेख, और आपको पता है मैं ऑन एयर बार बार कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि उन्होंने अच्छी मैनेजमेंट की, इकोनॉमी की, लेकिन इस सरमाया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में वो बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे। उसके बाद वो काम जो है वो रुक गया और वो काम आगे ना चल सका। जहाँ तक आपने ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, अब दोबारा उसकी मैं रिवाइवल की बात सुना है कि शायद दोबारा उसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की इसकी रिफॉर्म्स की,
आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर देख लें, उसके बाद से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस हुई है। आप यूटिलिटी स्टोर्स को देख लें, जो 10 बिलियन नहीं करता था साल की टर्नओवर, वो 50 बिलियन टर्नओवर पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान पोस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आई है, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां पे इंप्रूवमेंट जरूर आई है, सरमाया नहीं बना लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर आई है। लेकिन कोई भी ऐसा आपने एक्सटर्नल डेट के बोले ना, मैं आपको जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट, थोड़ी सी बात रह गई है जी, मैं थोड़ी सी बात रह गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो नंबर आपने बताया ना एक्सटर्नल डेट जो पब्लिक, इसका बहुत बड़ा हिस्सा वही सर्कुलर डेट से रिलेटेड है। तो आपको नजर आएगा कि पीएसओ के डेट्स बढ़ गए, ओजीडीसी के, ये सब की जो अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे लिंक्ड है सर्कुलर डेट से। तो जैसे जैसे सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन होगी तो आपको ये बैलेंस शीट के ऊपर जो डेट इंक्रीज नजर आ रही है वो भी कम होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन जो सफेद हाथी थे, जिनको रिस्ट्रक्चर करने की आप लोग बात करते रहे, ऑपोजिशन को आप कहते रहे कि देखें कितना नुकसान हो गया, ना रेलवे, ना पीआईए, ना स्टील मिल, इनमें से किसी को आप रिवाइव नहीं कर सके, ना ही किसी कंपनी को प्राइवेटाइज कर सके। 3 साल हो गए हैं, ना कोई कंपनी रिस्ट्रक्चर हुई, ना कोई प्राइवेटाइज हुई, तो क्या मिसाल छोड़ के जा रहे हैं दूसरी पार्टीज के लिए? नहीं, पहली बात तो मैंने तो आपको ठोस कंपनीज का नाम देके मिसालें दी थी, तो पहले तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। दूसरी बात, जिनका आपने नाम लिया, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन जो है अगले महीने जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है और बिडिंग प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है। तो वो चीज जो 10 साल से रुकी हुई थी, जिसमें कोई पेशरफ नहीं हुई थी, हाँ आपके ख्याल में 3 साल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये 3 साल में जो हम कर रहे हैं वो 10 साल नहीं कर सके थे। दूसरा आपने नाम लिया था पीआईए का, पीआईए ने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन किया, पीआईए उसके बाद आ गया कोविड। सो पीआईए की तो परफॉर्मेंस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आई थी, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड ने आपको पता दुनिया की तमाम एयरलाइंस को लटा दिया, वो एक बड़ी बदकिस्मती की बात थी। तो वहां पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई गई थी। रेलवेज के अंदर सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट ऑपरेटिंग नहीं हुई है। आजम स्वाति इस वक्त बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने प्लान भी उसके लिए बनाया है, और इंशाल्लाह जब उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी तो आपको वहां पर भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। अभी तक वहां पर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने में नहीं मिली है। सोशल सेक्टर में तहरीक इंसाफ का काफ़ी फोकस रहा है एहसास प्रोग्राम में, और इससे आप लोगों ने कहा था कि कामयाब जवान प्रोग्राम भी बनाएंगे ताकि यूथ जो पाकिस्तान की उसको सस्ते कर्जे दिए जाए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम आप लोगों ने अभी लॉन्च किया है, जो कि 1600 बिलियन रुपए आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल में देंगे। अब ये ज़रा बता दीजिए कैसे हो सकता है ये टारगेट अचीव, क्योंकि कामयाब जवान प्रोग्राम आपने कहा था 100 अरब का होगा, लेकिन 2 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि 16.5 अरब रुपए दिए गए हैं। तो कहां से वो 100 अरब मुकम्मल होंगे, कहां से ये 1600 अरब रुपए आप अगले 3 साल में देंगे? अच्छा, कामयाब जवान जो है वो सिर्फ कर्जों का नहीं था, मैं कर्जों पर वापस आऊंगा। कामयाब जवान के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों को हुनर देने का भी था, और इसी कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो उसी साल 2018 में आते ही हुकूमत चंद माह के अंदर लॉन्च कर दिए गए थे, उसमें मुख्तलिफ स्कीमों के तहत कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो बिल्कुल बुनियादी जो स्किल्स हैं, हुनर हैं, वो सिखाए जा रहे हैं, और कुल बिल्कुल हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सब ये हैं। ये लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के नौजवानों को हुनर सिखाया जा रहा है कामयाब जवान के मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत। जो एंटरप्रेन्योरशिप, अभी उसका जो बड़े एक्साइटिंग कामयाब जवान के अंदर जो 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं वो स्पोर्ट्स के लिए हैं। एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एकेडमीज बनाई जा रही हैं, और दूसरी एक टैलेंट हंट स्कीम है जो इस बजट के अंदर शामिल की गई है। अब कर्जों के ऊपर आ जाएं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस रेट के ऊपर हम चाहते थे कि ये कर्जे डिस्ट्रीब्यूट हों, वो उस रफ्तार से नहीं हो रहे थे, और इसीलिए तब्दीली की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग बैकग्राउंड से आए हैं, कंज्यूमर फाइनेंस का खास फोटे है उनका, और उसको एक्सेलरेट करने के लिए अब उन्होंने स्कीम लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अट्रैक्टिव की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडी भी ज़्यादा शामिल की गई है, और उसके अंदर जो रिस्क कवर है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब बहुत हद तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो रिस्क कवर देगी, और यही बुनियाद बनेगी। उम्मीद है कि वो जो कर्जे पहले ज़रा स्लो पेस के ऊपर चल रहे थे, अब उनमें तेज़ी आएगी और एक्सेलरेट किया जाएगा। सही, एक आखिरी इशू पे बात करते हैं। ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि जो ये मैं गारंटी कर सकता हूं आपको कि 100 अरब रुपए जो बोले गए थे 5 साल के अंदर हम देंगे, वो 100 अरब से हम कहीं आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से भी बड़े दावे किए गए हैं आपके इस मैनिफेस्टो में। वीट इस साल बेहतर प्रोडक्शन हुई है 27 मिलियन टन की, लेकिन इसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। शुगर क्राइसिस आपके सामने है, 2 रिपोर्ट्स पे खुद हुकूमत बना चुकी है, लेकिन जो शुगर की प्राइस है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसके अलावा खाने पीने की अशिया महंगी हैं, और कॉटन सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। सिर्फ 7 मिलियन बेल्स हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके हैं पिछले साल, यानी कि कोई खातिर खा चेंज नहीं।
प्रोग्राम्स की बात की जाती है कि किसानों को फसल बढ़ाने के लिए कार्ड दिए जाएंगे, स्कीम्स दी जाएंगी, लेकिन कोई खातर का 3 साल में इजाफा नहीं नजर आया आउटपुट में। अच्छा, फिर आप ये एक अच्छे शहरी होते हुए इसका मतलब आप किसानों की सूरत हाल पे ज़्यादा गहरी नज़र नहीं रखते हैं, वरना आप ये ना कहते। इस वक्त अगर आप मईशत के सेक्टर्स देखें ना, जहाँ सबसे ज़्यादा ड्रामाई बेहतरी नज़र आई है वो आई एग्रीकल्चर के अंदर। अभी मैं आपको ठोस नंबर देता हूँ इसके। पहले मैं प्रोडक्शन के नंबर दे दूँ। पाकिस्तान में 5 बड़ी फसलें होती हैं। पिछला साल जो हमारा गुजरा था उसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कॉटन की डिजास्टर्स क्रॉप थी, सिर्फ खराब नहीं डिजास्टर्स क्रॉप थी। सिंध के अंदर खास तौर पे एंड में वो कीड़ा लग गया था जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। बाकी 4 क्रॉप्स में क्या हुआ, हमारी गंदम, चावल और मकई पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा पैदावार हुई इन तीनों फसलों के अंदर। फिर आपकी गन्ने की जो थी वो पाकिस्तान की तारीख की दूसरी सबसे ज्यादा पैदावार थी। तो 5 में से 3 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन, 1 में सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन, जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की। अब आप देखें कि वैल्यू एडेड जो एंड में पैसा बन रहा है इस सेक्टर के अंदर, उसमें क्या हुआ। जो क्रॉप का वैल्यू एडेड है, जो जीडीपी के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, जो आप समझ लें उस सेक्टर की इनपुट और आउटपुट का जो फर्क होता है, वो मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर तकरीबन उसमें 400 अरब, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, मैंने बजट की स्पीच में एग्जैक्ट नंबर दिया था, वो तकरीबन 400 अरब रुपए की बेहतरी आई 5 साल मिलाकर। तहरीक इंसाफ के 3 साल के अंदर तकरीबन 1700 अरब रुपए की बेहतरी आई, यानी 4 गुना से ज्यादा। और उसकी बुनियादी वजह क्या बनी कि मुस्लिम लीग के 5 साल के अंदर गंदम की कीमत में सिर्फ 100 रुपए मन इजाफा किया गया था, तहरीक इंसाफ के 3 साल में 400 रुपए मन का इजाफा किया गया। इसी तरीके से गन्ने की फसल जो है, जो मार्केट प्राइस तो उन्होंने भी, हुकूमत की लिखी हुई प्राइस 180 रुपए थी उस वक्त, और हमारी पिछले साल 190 रुपए थी, सिर्फ 10 रुपए का फर्क था। लेकिन मार्केट के अंदर क्या हुआ, जो 2018 आखिरी साल था हमारी हुकूमत आने से पहले, 135 से 140 रुपए गन्ने का मिला किसान को। पिछले साल 250 रुपए मिला गन्ने का किसान को, क्योंकि हुकूमत ने कानून इन्फोर्स किए, और वो जो कार्टल किसान का फायदा अपनी जेब में पॉकेट करता था वो किसान के पास बराह रास्त गया। सो ये वजह बनी है। सबसे ज्यादा बेहतरी जहां पे नजर आई है वो तो है ही, और ये जो इस वक्त आपको नजर आ रही है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट की ग्रोथ नजर आ रही है, मोटरसाइकिल्स की ग्रोथ नजर आ रही है, पाकिस्तान की मईशत उठती हुई नजर आ रही है। इसकी एक बुनियादी वजह जो बनी है ये फार्म सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम जायजा ले रहे थे तहरीक इंसाफ की 3 साल परफॉर्मेंस का। मैनिफेस्टो में जो रुका दिए थे किस हद तक उन पर मुकम्मल काम हुआ है, किस हद तक वर्क इन प्रोग्रेस है, और कौन से नुकात ऐसे हैं जिन पे सिरे से काम नहीं हुआ, इस पर बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध भर में अब देखें कि कोरोना वायरस की जो केसेस थी उसकी तादाद कम होती जा रही है। इस वक्त सिंध में 4% है पॉजिटिविटी रेट, और कराची, हैदराबाद जो 2 शहरों में ज्यादा शरह थी उसमें भी कमी नजर आई है। जो शरह कराची में 23-24% तक पहुंच चुकी थी कोरोना वायरस की, अब वो 15.63% पे आ गई है। हैदराबाद में 13.28% पर आ गई है। लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने आज बड़ा ऐलान किया है। सिंध हुकूमत ने यह कहा है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए स्कूल्स, तालीमी इदारे बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। और ये भी कहा गया है कि अगले हुक्म आने तक स्कूल्स जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद रखे जाएंगे। याद रहे कि सिर्फ 2 दिन पहले सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जो स्कूल्स हैं वो 31 अगस्त तक के लिए बंद रहेंगे, और इसके बाद स्कूल्स खोलने का इरादा था। और 5 दिन पहले यानी कि 17 अगस्त को वजीर तालीम सरदार शाह साहब ने यह कहा था कि 50% कैपेसिटी से हम स्कूल खोल देंगे, और SOPs की इम्प्लीमेंटेशन इन स्कूल्स में ज़रूरी होगी। अहम बात यह है कि जो सिंध के सरकारी स्कूल्स हैं उनका ये कहना है कि 93% टीचर्स जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो 87% वैक्सीनेटेड है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ये कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे 100% जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड है। और इसलिए प्राइवेट स्कूल ये कह रहे हैं कि क्या वजह है कि तमाम शोबे ज़िंदगी नॉर्मल हो चुका है सिंध भर में, लेकिन स्कूल्स नहीं खोले जा रहे। इस हवाले से अहम बात यह भी है कि प्राइवेट स्कूल्स और जो सिंध का महकमा तालीम है वो अब आमने सामने है, क्योंकि महकमा तालीम ने यह कहा है कि अगर स्कूल्स खोले गए तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्राइवेट स्कूल्स का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़रा बताएंगे कि क्या वजह बनी, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगला हुक्म आने तक
तमाम सिंध में तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि 2 दिन पहले कहा था कि 1 हफ्ते तक स्कूल बंद रहेंगे, और 5 दिन पहले आपने कहा था कि 50% की कैपेसिटी पर स्कूल खोले जा सकते हैं एसओपीज के साथ। जी शहजाद, मैं आपको बता दूं कि गैर मुअय्यना मुद्दत का मकसद नहीं है कि 1 साल तक नहीं खुलेंगे स्कूल। तो उसमें ये था कि 2 वजूहात थी जिसके बुनियाद पे ये स्कूल को बंद रखने का फैसला किया गया था। एक ये था कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स थी उसमें जो वैक्सीनेटेड स्टाफ है उनका टीचिंग या नॉन टीचिंग, उनका कंप्लीट 100% वैक्सीनेटेड स्कूल नहीं थे। उनकी खुद रिपोर्ट थी मीटिंग में कि 73% वैक्सीनेशन हुई है उनकी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टाफ है टीचिंग या नॉन टीचिंग, उसमें वैक्सीनेशन रेट हाई रहने का सबब यह है कि वो सैलरीज बंद करने का फैसला किया गया था एनसीओसी में। इस वजह से उनकी वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। और दूसरा जो एलिमेंट था वो ये था कि मुहर्रम के बाद, ये जो 9-10 मुहर्रम के बाद जो जुलूस हुए हैं, मजालिस हुई हैं, और इसमें एक सर्च आनी थी नेक्स्ट वीक। ये जो अब हफ्ता चलेगा, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी थी कि नेक्स्ट वीक में उसका इफेक्ट आ सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हुआ कि स्कूल जो है वो मंडे को नहीं खुलेंगे, जो 23 को हमने डेट रखी थी, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 30 मंडे तक। अब नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात है, तो नोटिफिकेशन में 30 की डेट इसलिए नहीं दी गई कि बीच में हम रिव्यू करेंगे। कल से मैं बैठूंगा प्राइवेट एसोसिएशन के जितने भी हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, उनके साथ मैं बैठूंगा कल, और उनसे हम लेंगे कि 100% वैक्सीनेशन वाले जो स्कूल हैं वो 30 अगस्त से खुल जाएंगे, और जो जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है उन स्कूल्स को हम कहेंगे कि 100% वैक्सीनेशन स्टाफ की। नहीं, तो फिर मुझे ये बताइएगा सदात शाह साहब कि अगर आप करें कि वैक्सीनेशन इसकी वजह है, तो 17 तारीख को आपने ये क्यों कहा था कि 50% कैपेसिटी पे एसओपीज के साथ स्कूल खोल दिए जाएंगे? क्योंकि उसमें रिपोर्ट्स एग्जैजरेटेड थी। हेल्थ डिपार्टमेंट से जब हमने डेटा ली तो वो डेटा वो नहीं थी जो बता रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ है। 100% वैक्सीनेटेड शहजाद स्टाफ नहीं है उनके पास। तो सदात साहब, जो स्कूल्स वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे अपने स्टाफ की, आप उनको पनिश कीजिए। पूरे सिंध के तालीमी इदारों को क्यों पनिश किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे शहजाद। हमने जो फैसला किया वो बच्चों के वालिदैन के हक में है। हमने कोई उनके अगेंस्ट नहीं किया। बच्चा कैरियर हो सकता है। लास्ट अप्रैल में 18,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए थे। खुद पंजाब में केपी का मिसाल देते हैं कि वहां पे स्कूल खुल गई तो वहां पे उन्होंने 100% वैक्सीनेशन एंश्योर नहीं किया। शाह साहब, इसके अलावा तमाम इदारे खुले हुए हैं, तमाम जो शोबा जिंदगी है वो खोल दिया है सिंध हुकूमत ने। बच्चे शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, वहां पे उन पे पाबंदी नहीं है। तो स्कूल में भी एसओपी को इंप्लीमेंट करवा के क्यों नहीं स्कूल खोले जा सकते? देखिए, वो हमने कभी कहा, हमने कब कहा कि हम स्कूल नहीं खोलेंगे? हमने कहा कि 1 हफ्ता हेल्थ की एडवाइजरी थी हेल्थ डिपार्टमेंट की कि मुहर्रम के बाद एक सर्च आनी है। जो 15% रेट आज कराची का है, खुदा न खास्ता बाय अरबा को, वेडनेसडे को, या आप समझे बुध को, या थर्सडे को, या फ्राइडे को अगर वो रेट आ जाता है 30%, फिर हम क्या करते? बार बार। तो शाह साहब, इसका मतलब आप लोगों ने, क्योंकि बिल्कुल मुहर्रम जब शुरू हुआ था, नासिर शाह साहब मेरे प्रोग्राम पे थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या जुलूस निकालने की इजाजत होगी, क्या मजालिस की इजाजत होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल होगी, लेकिन एसओपीज के साथ होगी। तो इसका मतलब अगर आपको खदशा है कि ये तादाद में इजाफा होगा, तो आप लोगों ने एसओपीज को फॉलो नहीं करवाया, ना मजलिस में ना जुलूसों में। देखिए, अब हमारे लोग अवेयरनेस इतनी नहीं है। बहुत से लोग आपके देहात में तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे कोविड भी है, कोरोना भी है। वो तो एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो आपकी सोशल अवेयरनेस का मसला है। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एसओपीज बार बार आपकी मीडिया, गवर्नमेंट सब कहते रहे हैं कि मास्क पहना करें, जहां भी जाएं, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। अगर हुकूमत क्या कर सकती है का मतलब यही है कि आपके पास आसान तरीका ये है कि आप एसओपी की इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते, तो आप मुकम्मल तौर पे तालीमी इंस्टीट्यूशंस को बंद कर देंगे। यही आपके पास सोल्यूशन है कि बंद कर दें? शहजाद, बिल्कुल नहीं। हम तो खोलने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि 100% जो वैक्सीनेटेड होंगे बाय 30 को खुल जाएंगे। तो फिर वजह क्या है? नोटिफिकेशन में ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि 30 तक खोल दिए जाएंगे? वो इसलिए कि कल मुझे मीटिंग उनके साथ करनी है, परसों मीटिंग होगी। मुझे इंश्योर करना है कि 100% वैक्सीनेशन स्टाफ की हो। ये आपके बच्चों की, सबके बच्चों की सिक्योरिटी का सवाल है। चलिए, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने जो 8 अगस्त के बाद जब आपने लॉकडाउन में नरमी की है, तो आपने जिम्स में,
और मुख्तलिफ जगहों पे इजाजत दी है कि आप वैक्सीनेटेड हो तो आप जा सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी तालीम क्योंकि सफर कर रही है, तो वहां पे ये नहीं होगा कि आप उनको गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। दुनिया के आप मुल्क देखें, कई मुल्क हैं 50-50, 40-40 हफ्तों से वहाँ पे स्कूल बंद है। वहाँ पे उनके पास वैक्सीनेशन का प्रोसेस तो बहुत फास्ट चल रहा है। कौन से मुल्क हैं जो 50 हफ्ते से स्कूल बंद करके बैठे हुए हैं? बहुत से हैं। आपके ब्राजील में 65 वीक्स हुए हैं स्कूल उनके बंद होते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भर में तो स्कूल इस वक्त खुले हुए हैं। वफाकी वजीर तालीम कह रहे हैं कि आप स्कूलों को खोलें। देखिए, वफाकी वजीर तालीम की हम उनकी बात मानने के लिए हमारे वफाकी वजीर तालीम तो एसएनसी भी सिंगल नेशनल करिकुलम का नफाज कर दिया बगैर पूछे एक प्रोविंस को। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से पूछे बगैर आप एक फेडरेशन में नाफिज नहीं कर सकते किसी चीज को। ठीक है, मेरे पास वक्त कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए स्कूल नहीं बंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि 30 तारीख के बाद स्कूल खुल जाएंगे। सिर्फ वैक्सीनेशन का इशू है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।